जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी एज यूजुअल आपके साथ शेयरिंग करना है जी। तो मैं पहले दूसरी तरफ जी शेयरिंग कर दूं लिंक्डइन पे भी, फिर आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। जी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ जी दूसरी जगहों पे। ज़रा मैं लिंक्डइन और ट्विटर और यूट्यूब पे शेयरिंग कर लूँ, फिर मैं आपके साथ करता हूँ जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी एज यूजुअल आप लोगों के साथ जो कुछ टैक्सेस के जो इंफॉर्मेशन है उसके बाद नॉलेज शेयर करना है, और प्लस उसके बाद आपके जो लाइव क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो उसको भी साथ ही इसके कंटिन्यू कर लेंगे। जी जनाब, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी जो मैंने आपके लिए शेयर करना है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप इसमें ज़रूर वो जो है उसको एंटर कर दीजिएगा। जी जनाब, मैं सबसे पहले शेयरिंग करता हूँ जी आप लोगों के साथ। सबसे पहले जी डेफिनेशन का पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट है जी कि डेप्रिसिएशन जो है इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 22 से लेकर 25 के अंत तक अवेलेबल है जी। और उसमें मोनेटाइजेशन भी है, इंटेंजिबल्स भी हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर भी हैं, उसमें फर्स्ट ईयर अलाउंस है, इनिशियल अलाउंस है, उसमें असोलेटेड डेप्सिन और अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। तो ये जो डेप्रिसिएशन और मोनेटाइजेशन से कनेक्टेड है। अब पहला जो पॉइंट है सेक्शन 22 में वो ये है कि जो एसेट जो होगा वो ओनरशिप में होगा जिस बंदे की, और वो यूज़ करेगा ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर, तो फिर आपको डेप्सिन जो है सेक्शन 22 में मिलेगी। इसमें एब्रीवेशन मैंने यूज़ की है जी। DA स्टैंड फॉर डेप्रिसिएबल एसेट एंड BI स्टैंड फॉर बिजनेस इनकम है जी। ये पहला पॉइंट था जी। मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या पॉइंट है। डेप्रिसिएबल एसेट है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है उसकी डेफिनेशन से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। जी ये पहले मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये डेप्रिसिएबल एसेट है जी आपके सामने। इसके मुताबिक अगर एनी जो टेंजिबल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी और यूज्ड बाय द ओनर फॉर बिजनेस पर्पज के लिए पार्टली और फुली, वो डेप्रिसिएबल एसेट है। अब इसकी एग्जांपल नीचे आप फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, इंस्टॉलेशन है, अंडरग्राउंड आपके जो एसेट्स हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, मिनरल ऑयल कंसर्न्स के अंदर, तो ये सारा कुछ जो है वो ये सेकंड आपकी जो डेफिनेशन थी। पहला डेप्रिसिएबल एसेट, और पहले डेप्रिसिएशन कब होगी और दूसरा डेप्रिसिएबल एसेट। सॉरी जी, 1 मिनट। जी मैं कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा जी, मैं उसका वेट करता हूँ। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी।
नेक्स्ट है मेरे पास जी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं जी। अच्छा जी, पहले था डेप्रिसिएशन, दूसरा है आपका जो डेप्रिसिएबल एसेट है, और तीसरा अब आ गया स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। देखिए, अगर आप अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं, जैसे आप एक बिल्डिंग के ऊपर शॉप बना लेते हैं, आप रोड्स बना लेते हैं, पाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी करेंगे, इसमें कनाल है, ब्रिज है, ड्राइववे है, कार पार्क है, रेलवे लाइन है, पाइपलाइन है, टनल है, एयरपोर्ट रनवे है, कनाल है, तो ये सब कुछ जो होगा, ये जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी आपका जो कि डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन में जाएगा, ऑब्वियसली, अगर वो उसकी कंडीशंस को मेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप डेप्रिसिएबल ज्वाइंटली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, जिसको लाइसेंस दिया होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SECP ने एज अ केस में भी, तो उस सूरत में, और मुशारका फाइनेंसिंग या डोमेस्टिक फाइनेंसिंग आप अरेंजमेंट कर लेंगे, तो उस सूरत में डेप्रिसिएबल जो एसेट होगा उसको भी आप फुली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर ही समझा जाएगा, और उस पर वो डेप्शन क्लेम कर सकेगा। जी जनाब, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। जी नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर शेयरिंग कर देता हूँ। इसमें लो ये कह रहा है कि आपने, उन्होंने डेप्रिसिएबल एसेट, उन्होंने एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स आर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये चार जो चीज़ें हैं, इसमें एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, RTV स्टैंड्स फॉर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, जैसे ट्रेन, बसेस प्लाइंग फॉर हायर होती हैं, और उनका इनमें वो होना चाहिए जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर होगा। फर्नीचर एंड फिक्चर, एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान, और कोई एक्सपेंस जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो 100%। ये चार चीज़ों को आप निकाल दें तो आपके तमाम बाकी जो एसेट्स बचेंगे, लैंड को भी ओबियसली निकाल के, वो आपके एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट बन जाएंगे। जी जनाब, ये बेसिकली डेप्रिसिएबल एसेट आपको मिलेगा सेक्शन 22 के लिए, और एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट आपको डेप्रिसिएबल एसेट होगा 23A, B और 23C के लिए, जो आपका 23A और 23B के लिए, यानी फर्स्ट ईयर अलाउंस, इनिशियल अलाउंस और एलिजिबल और अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपको एक्सेलरेटेड डेप्शन मिलेगा। जी ये चार चीज़ें अभी आपके पास आ गई हैं जी। अभी एक सवाल आ गया जी, अदील अवैस साहब कह रहे हैं लीज एसेट्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। लीज अवैस साहब, अदील अवैस साहब, बात ये हो रही है, अगर आप इस्लामिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे लेंगे मुशारका डोमेस्टिक बैलेंस के मुताबिक जो उनका तरीका है, तो तब वो इसके अंदर आएगा। अदरवाइज हर तरह के जो लीज एसेट्स हैं तमाम इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। इसमें ओन्ड वाले जो है स्पेसिफिकली जो छूट दी गई है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपके पास जो एसेट्स होंगे उसमें तमाम एसेट शामिल नहीं है। उसमें एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू जो आप आएगा उसकी बात हो रही है, उस पर आपको डेप्शन मिलेगी, लेकिन तमाम लीज एसेट इसमें शामिल नहीं होते। जी जनाब, इवन कि वो ज्वाइंटली भी ओन्ड होगा तो आपके नाम पे ही आएगा। लीज्ड में एसेट जनरली आपके नाम पे नहीं होता, जब आप लीज रेंटल पूरे दे देंगे तब आपके नाम पे वो करेंगे उसको। जी अदील अवैस साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब पे देखूँ जी, अभी तक तो खैर कोई नहीं आया जी। हाँ जी, मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे। ये पर्टिकुलर्स हैं जी, ये पर्टिकुलर्स मैं आपको दे रहा हूँ जो कि
अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन के लिए लाजमी देने हैं। इसको मैं दो हिस्सों में कर रहा हूँ, अब इसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। जी ये आपके सामने है जी। इसमें बेसिकली ये है कि आपने दो तीन काम करने हैं। वो ये है कि आपको डिटेल 22, 23 और 24 में यानी आपको डेप्रिसिएशन या मोर्टाइजेशन लेनी है। तो ओपनिंग WDV, एडिशन डिलीशन, यूजेज, ठीक है, परसेंटेज जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, फिर उसमें डिस्पोजल है, गेन या लॉस उसका, ये सारी चीज़ें आपने डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए आपने डिस्क्लोज करनी है जब आपने अपनी रिटर्न को फाइल करना है। जी जनाब। अच्छा जी, अदील साहब ने कह दिया जी, ओके कह रही है जी, चले अच्छी बात है जी। आगे चलता हूँ जी। कोई यूट्यूब पे सवाल तो नहीं, अभी नहीं आया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, मैं आगे चलता हूँ। अब कंडीशन फॉर लीजिंग कंपनीज फॉर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन जो डिडक्शन है, मैं वो हेडिंग पहले शेयर किया, मटेरियल इसका शेयर कर देता हूँ जी। जी जनाब, दो मेन कंडीशन हैं जो आपको पूरी करनी है। पहला, लीजिंग कंपनी गेन्स प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स एंड हैज इशूड ए लाइसेंस बाय द SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू ऑपरेट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन, नंबर 1। एंड लीजिंग कंपनी और ए मुदारबा डूइंग लीजिंग बिजनेस अंडरटेक्स दैट वेयर ए मोटर व्हीकल इज गिवन ऑन लीज, द परचेज वैल्यू thereof shall be restricted to the amount specified in third schedule। वो जो 2.5 मिलियन है जी, द अमाउंट स्पेसिफिक ये हो गया, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्शन और द एक्सपेंडिचर ऑन सच लीज। सो वो लीजिंग के बिजनेस में हो लीगल, और प्लस उसकी वैल्यू जो दी गई है उसके मुताबिक फिर उसको क्लेम करेंगे, लिमिटेशन के साथ गाड़ी जब देंगे। ये दो पॉइंट्स है जी, इससे कनेक्टेड मैं आगे चलता हूँ। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा जी। अच्छा जी, ये है जी, जो डेप्शन शैल बी अलाउड ओनली ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स, रूल्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्शन जो है उसके बारे में बात होने लगी है जी। हेडिंग आ गई जी, अब मैं डिटेल आपके साथ वन बाय वन करके। जी ये पहला पॉइंट है, वेयर एन एसेट यूज फॉर बिजनेस। तो क्या होगा जी, the depreciation on such assets shall be charged on the whole year, asset used partly on seasonal basis in sugar industry। अभी फिलहाल जो लॉ जी अब लेटेस्ट अब चलेगा उसके मुताबिक अगर आप ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर एडिशन करेंगे तो आपको 6 माह से ज़्यादा की डेप्शन अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओपनिंग एसेट है वो इवन पार्टली भी यूज़ होगा तो आप उसको पूरे साल की जो डेप्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। जी जनाब, मैं आगे चल रहा हूँ जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Where the asset useful life on asset is 1 year। अगर आपके एसेट की लाइफ 1 ईयर है तो डेप्शन नहीं मिलेगी, आप स्ट्रेट वे उसको एज ए एक्सपेंडिचर, जैसे कैलकुलेटर की बेस्ट एग्जांपल है। कुछ लोग कहते हैं 1 साल से कम लाइफ है, कुछ कहते हैं ज़्यादा है। जो कम कहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस उनको चार्ज कर देते हैं, जो ज़्यादा कहते हैं उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। जी जनाब, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है जी मेरे पास आपके लिए, रेट्स ऑफ डेप्शन की बात होने लगी है जी।
जी नेक्स्ट ये हेडिंग है जी, डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग। असल में थर्ड स्केड्यूल में रेट्स गिवन है, उसके मुताबिक आपको टैक्स डिडक्शन ही कैलकुलेट करनी है, और उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। उसमें जैसे बिल्डिंग है तो 10% पे है जी, बाकी फर्नीचर फीचर ऑफिस इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, कंप्यूटर और लाइट पे 30% है, इसी तरह और बिलो ग्राउंड जो है उन पे 100% है, और एक रैंप के लिए जो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी उसको भी 100% दिया गया है। तो ये आप थर्ड शेड्यूल में देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा जी। जी यावर सलीम साहब आए, हम कह रहे हैं कैपिटल एसेट्स कम्स अंडर दी डेफिनेशन ऑफ गुड्स। यावर सलीम साहब, अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर तो आप जैसे फर्नीचर डीलर है, कार डीलर है, उसके लिए वो स्टॉक एंड ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए उसको रख के यूज कर लेते हैं, उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो फिक्स एसेट की डेफिनेशन में आएगा। जी यावर सलीम साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। इस पे कुछ जजमेंट्स भी आई हुई हैं, हर चीज जो होती है वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर वो कह दे तो अलग बात होगी जी। वैसे जो फिक्स एसेट्स हैं जनरली वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते जी। आगे चलता हूँ जी मैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है जी मेरे पास WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर है, अब उसको वो कैसे डिफाइन करते हैं। जी अब ये तरीकाकार जी आपको बताया जा रहा है, मैं अभी मटेरियल पेस्ट कर दूं फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें वो लॉ बड़ा क्लियर है जी। अगर आप एडिशन ड्यूरिंग द ईयर करेंगे तो इनिशियल फर्स्ट ईयर या एक्सेलरेटेड जो भी होगा वो माइनस करके जो डेप्सिशन आएगी, जो वैल्यू आएगी एसेट की, उसके ऊपर आपको डेप्सिशन मिलेगी जी जनाब। और अगर ओपनिंग है तो जाहिर बात है फिर आपको इनिशियल या फर्स्ट ईयर ऑलरेडी मिल गया होगा जी। मोहम्मद अमीन शेख साहब आए हैं, वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। If any existing taxpayer had not declared his plot in wealth statement as on 30th June 14 and now the same has been barred by time, now he can declare his concealed plot in wealth statement 2020 safe and sound. Can FBR impose any penalty under section? देखिए बात ये हो रही है अमीन शेख साहब, अब 14 तो आप रिवाइज कर नहीं सकते, तो फिर बेहतर ये है कि आप जो 15 या उससे ऑनवर्ड आगे जो वेल्थ स्टेटमेंट्स है ना, उनको आप रिवाइज कर ले, ठीक है, ताकि जो ओपनिंग का जो मैटर है वो एटलीस्ट कल को अगर आप एसेट बेच देते हैं तो फिर आप कहाँ से फिर वो उसको नेट ऑफ क्या क्या करेंगे, बेचेंगे क्या। तो मेरा तो ख्याल यह कि 15 से लेके 20 तक की जो वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं उनको रिवाइज कर ले और उस प्लॉट को जो भी है उसके अंदर कवर कर ले जी जनाब। फिर भी आप इसको लीगल ओपिनियन ना समझिएगा, एक्ट करने से पहले आप अपने लीगल एडवाइज़र या जो भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट होती है इन राइटिंग में ले लीजिएगा जी जनाब। यावर साहब कह रहे हैं जी ओके हो गया जी। मीन शाह शेख साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें, मैं आगे चलता हूँ जी। मीन वाइल एसेट पार्टली यूज फॉर बिजनेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी।
अगर आप अपने एसेट को पार्टली इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें दो तीन चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है, वो मैं आपसे शेयर कर दूं। पहला तो यह है कि आप प्रोपोर्शनेट बेसिस जितने पीरियड के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब पहले लॉ ये था कि 100% डेप्शन वो अलो कर देते थे। अगर आप पार्टली यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने पीरियड के लिए आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर बिजनेस के अलावा यूज़ होगा तो वो डेप्शन अलो नहीं की जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस के अलावा यूज़ नहीं है तो आप पूरे साल की डेप्शन क्लेम कर सकते हैं। ये जनाब दो पॉइंट्स जो है इसमें नोट कीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ जी। नेक्स्ट जी, मोहम्मद अमीन शेख साहब ने ओके कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इधर कोई सवाल हो जी मियाँ वसीम हैदर साहब सवाल कर रहे हैं यूट्यूब पे। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। एज वी नो दैट 1/10 ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹5,000 एडेड इनटू rental income, and security deposit also complete amount 50,000 added into cash flow statement और remaining ₹40,000 45,000 added। देखिए मियाँ वसीम हैदर साहब, ये तो बड़ा क्लियर है कि आपने पैसे जब 50 लिए थे तो वो तो इनफ्लो में 50 आ चुका है। ये टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो 1/10 है, जो कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस होगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा नॉन एडजस्टेबल, वो आप 1/10 हर साल अपनी जो टेनेंट होगा, सॉरी जो ओनर होगा, वो अपनी इनकम में, रेंटल इनकम में ऐड करेगा। तो ये मेरा ख्याल है अब आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई और सवाल इसको ओके कर दें, कोई और सवाल हो तो आप कर लें जी। जनाब आगे मैं चलता हूँ। मेरे पास नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। ये बात होने जा रही है जी कि आप जब कंपैरिजन करेंगे तीन चीज़ों का। अब तीन चीज़ों का कंपैरिजन होने जा रहा है: इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेशन ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये कॉमन पॉइंट्स पहले शेयर कर लें, फिर अनकॉमन, फिर पार्टली कॉमन वाले शेयर करेंगे। तो जो मैंने आपको ऊपर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पढ़ाया वो सेम इन ऑल दी केसेस जी। ऑल दी केसेस मींस के इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्ट्स में ये डेफिनेशन वही है जो ऊपर मैंने आपको दी है। ये पहला पॉइंट था जी। अब दूसरा जी, दूसरा ये है कि आप किसी भी केस में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो एक्सेलरेटेड या अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, आप 100% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते जी। नंबर 3 क्या है जी? फिर नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट जी, ये भी तीनों में सेम है जी। देखें, या तो आपको फर्स्ट ईयर इनिशियल या एक्सेलरेटेड तीनों में से कोई एक मिलेगा या फिर कोई भी नहीं मिलेगा, और उसमें डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। ये भी ये कॉमन पॉइंट्स है जी। अब इनके जो पार्टली कॉमन देख लेते हैं जी। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा। टू होम अवेलेबल जी, तीनों में ये 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा जी। पहला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स है। दूसरे की बात करता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मैन्युफैक्चरर एंड अदर सेटअप वाले है, मैन्युफैक्चरर एंड अदर्स है, सेटअप इन रूरल और अंडर डेवलप्ड एरिया है, एंड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलर मोबाइल फोन एंड क्वालिफाइंग अंडर क्लॉज 126N पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय ए कंपनी। अच्छा, अब इसमें जो रूरल अंडर डेवलप्ड है
जबकि तीसरे वाले केस में अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो आपके जो है उसके अंदर एरिया का कोई नहीं है, क्योंकि पावर प्लांट कहीं भी लगाया जा सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट था जी, तीनों का कंबाइंड एनालिसिस हो रहा है जी। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा जी। अच्छा जी, मियाँ वसीम हैदर साहब कह रहे हैं ओके हो गया, चले जी मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। नेक्स्ट है जी हेडिंग मेरे पास, बेसिस तीनों के अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहला जो है जी आपके 25% ऑफ प्लांटर मशीनरी है, ठीक है जी। और बिल्डिंग पे तो आपको अवेलेबल नहीं है, आपको पता है जो इनिशियल अलाउंस है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है वो 90% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांटर मशीनरी है, ठीक है। और एंड वाला भी 90% है। अब तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा या फिर हो सकता है कोई भी ना मिले। ये बेसिस थी जी तीनों हेड्स की। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी इसमें एडमिसिबिलिटी अंडर द ऑर्डिनेंस जो है। अब तीनों केसेस में अब उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई एक ही आपको मिलेगा, ये तीनों आपको एट द सेम टाइम डिफरेंट एसेट्स पे तो मिल सकते हैं, एक एसेट पे नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, फयाज अहमद साहब आए हैं, वो कह रहे हैं आइदर फाटा इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखें फयाज अहमद साहब, फाटा और पाटा तो अब रहे नहीं, वो KPK और रिस्पेक्टिव जो आपका बलोचिस्तान के सूबे हैं उसके साथ वो मर्ज हो गए, और उनको सेकंड शेड्यूल में और सेल टैक्स लॉ में अभी तक छूट अवेलेबल है, 5-5 साल की अभी तक छूट अवेलेबल है। तो वो एग्जाम्प्ट अगर उसके अंदर एक्टिविटी करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट है, ये ज़रा नोट कीजिएगा जी। अगर आपको फयाज साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। हाँ जी, इधर यूट्यूब पे सवाल आया है, मोहम्मद इमरान सखावत साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। व्हाट इज receipts income of business and how to enter in income that return if person only earns through receipts income। देखिए बात यह है कि या तो सर्विसेज है या गुड्स है या कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहां से भी पैसा आ रहा है तो जो आपकी रिसीट्स होगी, जो आप मेन काम कर रहे हैं वो रिसीट्स उसको कहा जाता है और उसी को ही एंटर किया जाता है मेन बिजनेस में। तो इमरान सखावत साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। हाँ जी, यूट्यूब पे मैं फेसबुक पे वापस आ गया हूँ जी। मैं अपने क्वेश्चन में ये था तो वो मैंने कर लिया है, लॉयबिलिटी का हो गया। और एंड पे तीसरा पार्ट है जी जो बिल्कुल अनकॉमन पॉइंट्स है तीनों में, वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये है जी व्हेन अवेलेबल इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे जो आपको मिलना है बेनिफिट, उसकी बात हो रही है। पहला है जी आपका EDA एट द टाइम ऑफ यूज इन पाकिस्तान कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड विच एवर इज लेटर, ये पहले के अंदर है। और दूसरे में जब इंस्टॉलेशन हो जाए या इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हो जाए और यूज हो जाए तो आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस या सैलरीड दोनों में से कोई एक या जो भी तीनों में से एक है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी व्हेन अवेलेबल का जवाब आ गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आगे। अब नेक्स्ट आ रहा है जी व्हेन अवेलेबल ऑन। पहले वाला जी आपका एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स है और दूसरे में आपको फर्स्ट ईयर या अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्ड यूज हुआ है जी। मैं आगे चलता हूं जी। इफेक्टिव फ्रॉम, इसका जो लास्ट पॉइंट है जी, इफेक्टिव कब से है तीनों, ये भी जरूरी है। हाँ जी, पहला जी 1 जुलाई 2002 से, दूसरा 1 जुलाई 2008 से और तीसरा 1 जुलाई 2009 से। तो ये ज़रा नोट कर लें तीनों की जो डेट्स हैं, फर्स्ट ईयर इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और जो एक्सेलरेटेड डेप्शन ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्ट्स। सो पहला पहले आया, दूसरा 1 जुलाई 2008 से, फिर 1 जुलाई 2009 से ऑनवर्ड आगे एक्सेलरेटेड वाला जी। ये तो थे जी आपके इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो फर्स्ट इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डेप्शन ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्ट्स। जी जनाब कोई सवाल हो
जी यूट्यूब पे एक सवाल है जी, मोहम्मद फरीद कह रहे हैं सर प्लीज लेट्स नो समथिंग अबाउट नोटिस अंडर सेक्शन 181 मॉडिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन कंपनीज IRS पोर्टल। हाँ तो आप चेक कर लेना जी उसका इशू क्या है 181 का। आपने 181 तो आपका फॉर्म से रिलेटेड है, अगर आप कोई अपडेशन रिक्वायर्ड है तो अपडेशन उसकी कर दें, और अगर अभी वो नहीं है तो फिर उसको आप देखें कि उसका क्या पर्पज़ है उस नोटिस का, उसको पढ़े पहले आप, फिर उसका जवाब देंगे। तो फरीद साहब मुझे उम्मीद है कोई हेल्प आपको मिल जाएगी इससे। इमरान सखावत साहब ने ओके कर दिया है। मैं वापस आता हूँ जी, कोई सवाल आपका? अच्छा जी आगे चलता हूँ जी मैं। नहीं जी ये आपका अब जो इनिशियल अनाउंस, फर्स्ट ईयर अनाउंस और एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑन अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स पूरा हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है जी मेरे पास, मैं हेडिंग देख लेता हूँ। अब कंपैरिजन होने लगा जी डेप्रिसिएशन का और अमोर्टाइजेशन का। सबसे पहले टू होम अवेलेबल, इनका पहले का जवाब है जी ए पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल, कंपनी, AOP सब शामिल है जी जनाब। तो पर्सन को अवेलेबल है डेप्रिसिएशन भी और अमोर्टाइजेशन भी। आगे चलता हूँ दूसरा, इफेक्टिव फ्रॉम, वो है जी मेरे पास 1 जुलाई 2002 से जी दोनों ही चले आ रहे हैं, दोनों अवेलेबल है, यानी डेप्रिसिएशन भी और अमोर्टाइजेशन भी ऑन इनटेंजिबल एसेट। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ जो डिस्पोजल पे प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आप, अगर प्रॉफिट हुआ का टैक्स में तो बिजनेस इनकम, अदरवाइज बिजनेस लॉस आप उसको काउंट फॉर करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन अवेलेबल जी, जब एसेट यूज ड्यूरिंग द ईयर और ओनरशिप होगी तो तब डेप्रिसिएशन है। और अमोर्टाइजेशन में क्या जी, आप नॉर्मल लाइफ ज्यादा हो 1 साल से, और पहला क्या है कि आपने इंटेंजिबल को यूज करना है जी। चलो जी ये भी हो गया जी। नेक्स्ट चलता हूं मैं आगे। नेक्स्ट है जी लिमिटेशन ऑन टोटल डेप्स एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शन कितनी। एक्चुअल से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते जी, सीधी सी बात है। और लीज रेंटल में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो लीज रेंटल से ज्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते। जिस पीरियड में वो रिसीव होंगे उसके बराबर उस आप कर सकते हैं, या कम ज्यादा नहीं कर सकते। अल्टीमेटली तो रेंटल नहीं ज्यादा होना, पूरी डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी बेसिस है आपके लिए जो आ रहा है, और डेप्शन वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया है। और यूजफुल लाइफ 25 साल से ऊपर, कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल है जी। चले ये भी आ गया जी। आगे चलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन है जी। डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब क्या, और इंटेंजिबल का। डेप्रिसिएबल वो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। इंटेंजिबल जी जो जैसे सॉफ्टवेयर है, कोटा है, फ्रेंचाइज, आप उसको उसको जो है इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में जो है वो शामिल है जी जनाब। आगे मैं चलता हूँ। मेथड क्या जी दोनों का, डेप्रिसिएशन WDV बेसिस पे, अमोर्टाइजेशन सेक्शन 24 के मुताबिक जैसे मैंने भी बताया, और डेज को काउंट फॉर करते हुए। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज। डेप्रिसिएशन में ओबियसली इसको काउंट फॉर किया जाता है, और जो उसके मुताबिक यूजेज है। और इंटेंजिबल में भी नंबर ऑफ डेज को देखा जाता है, क्योंकि अब जब से एडिशन के ऊपर पार्टली डेप्रिसिएशन आई है तो उस पीरियड को भी आपको काउंट फॉर करना पड़ेगा जी। पहले जबकि पूरे पे मिल जाता होता था। कंप्यूटेशन ऑफ WDV जी, पहले में आपने अगर फर्स्ट ईयर इनिशियल या एक्सेलरेटेड कोई मिला है वो माइनस करना है, जो बाकी बचेगा उसको WDV कहा जाता है।
इंटेंजिबल में ज़ाहिर बात है, वो तो सिंपल है, आपको जो पीछे डेफिनेशन मिली है उसमें और कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। ये थे जी कुछ की पॉइंट इनसे रिलेटेड। अब मैं 21 आपका 22 23 23 है और 23 भी हो गया, 24 पे जा रहा हूँ। अब कुछ उसका भी हो गया है। अब आगे इंटेंजिबल के बारे में थोड़ी सी और बात, और इसके बाद इंटेंजिबल का थोड़ा सा हिस्सा और है, वो बाद में देख लेते हैं। अभी 25 पे मैं पहुंच गया हूँ जी। 5 पॉइंट्स हैं जी इसके। किसको अवेलेबल है? पर्सन के लिए है, बड़ा सिंपल है ये, उसमें इंडिविजुअल कंपनी और एओपी सब शामिल है। बेसिस क्या है जी मेरे पास? बेसिस है 20% है, वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। ये आपका दूसरा आ गया जी। नंबर 3 क्या है जी? लिमिटेशन ऑन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। लिमिटेशन क्या है जी? मैक्सिमम कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, और अगर आपने कहीं और क्लेम कर लिया तो यहाँ क्लेम नहीं कर सकते। और डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस जी, जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होने से पहले के खर्चे हैं, जैसे फिर कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोटोटाइप्स हैं, ट्रायल रन लॉस है, ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस में शामिल है। ये थी जी कुछ पॉइंट्स। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जी, कोई सवाल अगर आया है तो कैसर काजी कैसर साहब कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान सखावत साहब कह रहे हैं एक और सवाल सर, माई फर्दर क्वेश्चन इज receipts become receipts income is that the expenses incurred through receipts income is taxable or not, because on receipts income tax is already deducted। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी डिडक्ट करवाया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी रिसीट्स है आपकी। अगर आप गुड्स बेच के ले आ रहे हैं या सर्विसेज बेच के पैसा आ रहा है, तो आपको पता मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट अब आया हुआ है, उसको आप चेक करना पड़ेगा। इसके बगैर आप सखावत साहब इसको नहीं समझ सकेंगे। तो पहले क्लियर करें कि रिसीट्स किस चीज़ के अगेंस्ट आई है और किसको रिसीव हो रही है, फिर देखा जाएगा। मियाँ वसीम हैदर साहब हमारे साथ हैं, वो कहते हैं सर फॉरेन सैलरी income in pounds of short-term resident, individual taxable or not, declaration into tax return necessary or not। देखिए, जो एग्जाम्प्ट है, अगर एक बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो ओबियसली सेक्शन 50-51 आप देख ले, उसमें उसकी कंडीशन अगर आप मेट करते हैं तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, प्रोवाइडेड कि ओबियसली कंडीशन आप मेट करेंगे। और अगर उसको वो क्या कहते हैं, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रिटर्न एप्लीकेबल है, तो उसके अंदर फिर आप उसको फॉरन को भी कवर कर दें, फॉरेन सोर्स इनकम को। जी जनाब, कोई और सवाल हो? मैं आगे चलता हूँ जी। जी 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं। मैं अभी सवाल लेता हूँ जी आपका। पैसेंजर ट्रांसफर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, 25 लाख से ऊपर आप ज़्यादा नहीं जा सकते टैक्स के अंदर, और काउंटिंग में चाहे 10 मिलियन आ रहा हो। जी सवाल एक आ गया है, जहीर साजिद कह रहे हैं सर एम्प्लॉयर क्या बेनिफिट्स दे सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को, इनकम टैक्स एडजस्टेबल एक्सेट्रा, डोनेशन, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स। देखिए, बात यह है कि ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए जो भी बेनिफिट होगा वो तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए होगा तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। ये ज़रा आप ना इसको नोट करें जी साजिद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर लें। अब सही बात जहाँ तक आपकी है कि जो बेनिफिट्स आएंगे तो वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर के हैं तो कहीं जो एग्जम्पशन है फिर तो वो निकल जाएगी, अदरवाइज आपकी तमाम इनकम पे उसको टैक्स लग जाएगा, चाहे वो इंश्योरेंस है या यूटिलिटी बिल्स हैं। लेकिन ऑफिशियल परफॉर्मेंस वाला भी निकल जाएगा और जो एग्जाम्प्ट है वो भी निकल जाएगा। जी जनाब, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा जी। बस इमरान खान साहब कह रहे हैं सर प्लीज़ एक्सप्लेन मिनिमम टैक्स कॉन्सेप्ट इफ़ पॉसिबल इन करंट सिनारियो। देखिए, बात ये हो रही है कि मिनिमम टैक्स जैसे सर्विसेज वाला है, तो अगर इंडिविजुअल है तो वो 10% मिनिमम टैक्स है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, दोनों में से जो हायर होगा वो उसको पे करना पड़ेगा, अगर उसकी सारी रिसीट्स जो हैं वो डिडक्टेबल एजेंट्स और पार्टीज के थ्रू आ रहा है। जी जनाब,
तो इमरान सखावत साहब अगर आपको समझ आ गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब आगे मैं चलता हूँ जी। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल था। नेक्स्ट है जी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसमें मैं मटेरियल पहले आपको दे दूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, जो उसको निकाल के, where consideration received exceeds the cost of asset, COA stand for cost of asset, then consideration received shall be treated as the cost of the asset. अगर लैंड में आप 10 मिलियन की बिजनेस की लैंड है, आपने फैक्ट्री के लिए रखी हुई थी या हेड ऑफिस के लिए, 10 साल बाद 15 साल बाद आप बेचते हैं, तो जो आप बेचेंगे वो गेन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो उसकी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है वही कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वो डेप्रिसिएबल होगा तो फिर आपकी जो प्रॉफिट आएगा वो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन से ऊपर नहीं जाएगा। जी जनाब ये आपका दूसरा पॉइंट था। मीनवाइल 2 सवाल आ गए जी। एक किया है जी अमीन शेख साहब ने और दूसरा किया है जहीर साजिद साहब ने। जी जनाब पहले जहीर साजिद साहब ने पार्टली चूंकि कंप्लीट किया उसको देखें। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाइलिंग रिटर्न, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अगर उनको कोई सेकंड शेड्यूल में या अदरवाइज एग्जाम्पशन है वो आप माइनस कर दें, अलाउंसेज है जो चीज़ें एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज बाकी जो बचेंगे उन पर फिर जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। जी जहीर साजिद साहब अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। अमीन शेख साहब ने सवाल किया, इफ आई एड रैंडम डमी कैश आउट ऑफ business in wealth statement as on 30th June 14 time bar tax year and after in the tax years I purchase assets from above dummy cash, I have no alternate except adopt to the above method. Sir, what will be the treatment of FBR? Please reply detailed. देखिए अमीन शेख साहब काफ़ी लोगों को जो कि FBR के पास और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई है, इस तरह की एंट्रीज लोग डालते रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इस वक्त कल को ये ना हो, आल्दो कि वो आपसे सवाल नहीं कर सकते, ये टाइम बार्ड हो चुका है, लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है और मिस यूज ऑफ लॉ होगा। आप इससे परहेज ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अगर फिर एसेट कहाँ से आया, सवाल तो अभी है, अगर पैसे थे ही नहीं तो फिर एसेट कहाँ से खरीदा आपने। तो फेक एंट्री डालने से बेहतर है अपने क्लाइंट को पूछे, शायद कोई बेहतर जवाब वो आपको दे दे। जी शेख साहब अगर आपको ये जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। अच्छा जी आगे मैं चलता हूँ जी। तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। इसके बाद अगर एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएबल आफ्टर यूज इन पाकिस्तान है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी ये भी। फिर लॉ क्या कह रहा है कि अगर आप वेयर ए पर्सन एक्सपोर्ट्स एन एसेट आफ्टर यूजिंग इन पाकिस्तान तो क्या होगा, देन कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट को ही कंसिडरेशन रिसीव्ड लिया जाएगा। ऑब्वियसली जो गेन आएगा आपका वो आपकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। सो ये पॉइंट्स 3 थे जी। पैसेंजर ट्रांसफर व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल, और एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान। ये स्पेशल तीनों जो केसेस 4 वैसे बन जाते हैं क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 मैंने बनाए हुए हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें जी। अच्छा जी इमरान सखावत साहब ने ओके कर दिया है, मियाँ वसीम हैदर साहब ने भी ओके कर दिया है जी। जनाब इधर से शेख साहब अगर आपको आ गया, काम हो गया तो आप उसको ओके कर दीजिएगा, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जी अब जो स्पेशल कुछ रह गया तो मैं देख लेता हूँ आपके लिए। जी ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, जो सेक्शन 22, 23, 23A, 23B, फिर 24 इंटेंजिबल और 25 नंबर जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस हैं आपके, उस पर बात की गई। जी जनाब कोई सवाल हो तो आप कर लें।
मेरे पास तो डेप्रिसिएशन से कनेक्टेड यही थे। अगर मैं अब थोड़ा सा और डेप्रिसिएशन से, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने डिसलो करनी है, चाहे वो टैक्स डेप्रिसिएशन के बराबर हो या ना हो, और उसमें से फिर टैक्स डेप्रिसिएशन आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जाएगी और टैक्स वाली टैक्स में जाएगी, और अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी अकाउंटिंग में होगी और टैक्स डब्ल्यूडीवी आपकी टैक्स के अंदर होगी। तो टैक्स वाले टैक्स को ही मानेंगे, अकाउंटिंग वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ जी। मेरा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से ले नहीं सका, और जो आपने दिए वैसे वो मैंने जवाब दे दिया। आज लोगों के क्वेश्चन ज़रा कम आ रहे हैं, बिज़ी होंगे लोग, लेकिन बहरहाल कोई क्वेश्चन हो तो मैं स्टिल आपको 15 मिनट्स और दे देता हूँ जी। आप 1 घंटे का पूरा सेशन इसको कर लें। मैं मीनवाइल जो है कुछ और चीज़ निकाल लेता हूँ आपसे शेयर करने के लिए। पहला मैंने आपसे शेयर किया था जी 75 से लेकर 79, जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल से कनेक्टेड था। ठीक है, उसमें जो आपके नॉन रिकग्निशन रूल से प्लस नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन थी वो आपके साथ शेयर किया था। वो बेसिकली थी एसेट्स, और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आया जो 22 से लेकर 25 तक आपके साथ शेयर किया गया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ जी, मैं चैनल ज़रा आपका शेयर कर दूँ जी अपना। जी जनाब, ये चैनल में आप जी शेख साहब ने ओके कर दिए जी। एक और सवाल आया वो मैं लेता हूँ जी। अभी ये मैंने यूट्यूब का चैनल शेयर कर दिया है जी, जिसमें 200 प्लस वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। इसमें सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर दें। दो फायदे होंगे, एक तो जो एग्जिस्टिंग वीडियोस है वो आपको 200 प्लस वो मिल जाएंगी, और प्लस जो नई वीडियो आएगी वो ऑटोमेटिक उसका लिंक आपके पास आ जाएगा जी। मीनवाइल जहीर साजिद साहब कह रहे हैं, एक सवाल है सर, टैक्स ईयर 2020 में इनकम टैक्स एक्सेस डिडक्ट हो गया, अब 2021 में कैसे एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170। देखिए बात ये हो रही है, आपने अगर रिफंड लेना है तो रिफंड की एप्लीकेशन दे के आप ले लें, और नहीं तो फिर जब आप आगे जब एडवांस टैक्स पे करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जी जहीर साजिद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। और नीचे एक और सवाल कर दिया जी, वसीम बरकत साहब कह रहे हैं सर, व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखिए वसीम बरकत साहब, ये तो आपको अगर मैं जब तक शेड्यूल कंसल्ट नहीं करता एग्जाम्प्ट वाला या रिड्यूस वाला, तब तक तो कहना मुश्किल है। लेकिन पहले चेक करें, अगर इसको एग्जाम्पशन नहीं है तो आप 17% पे ही जाएंगे, जो इनपुट आउटपुट जो होगा वो उसके मुताबिक होगा। जी जनाब, इसके अलावा कोई ज़ीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट में या रिड्यूस रेट पे ना गया तो फिर स्टैंडर्ड रेट जो होगा वो 17% है, अगर कोई और तरीका उन्होंने ना बताया हो। जी जनाब, मैंने चैनल जैसे अभी आपको कहा उसके बारे में मैं कुछ बता भी देता हूँ जी, तब तक आप कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। उसमें अब ये है कि जितने हमारे अल्लाह के फजल व करम से सेशन हुए हैं उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन है, सेमिनार्स हैं, और जो लाइव सेशन चलते रहे वो हैं, वो तमाम जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ उसकी रिकॉर्डिंग की है हमने। और अल्लाह के फजल व करम से हमारे स्टूडेंट जी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंट हुए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें ACM में जो क्वालिफाइड हैं, सीमा क्वालिफाइड भी हैं, ACCA क्वालिफाइड भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट्स भी हैं। उसके अंदर हमारे साथ MBA, MCOM, BBA, उसके साथ MCOM, MPhil वाले, BCom वाले, इवन के BA वाले लोग भी हमारे साथ, ग्रेजुएट जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। इसमें हमारी फीमेल्स भी शामिल हैं और मेल्स भी शामिल हैं। इसलिए किसी का भी कोई सवाल हो तो वो हमसे वसीम बरकत साहब ने ओके कर दिया है। तो तमाम मेंबरान से दरख्वास्त है कि चैनल में हमें प्रमोट करने में जनाब मदद करें, उसमें हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब का चैनल है, और वीडियोस को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप भी इस सदका जारिया में हिस्सा डाल सकते हैं। अभी 10-1 मिनट बाकी है जी, कोई और सवाल हो तो आप शेयर कर लें, वरना मैं फिर आगे जो है, हाँ मैं चले एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी सी शेयरिंग और करता हूँ।
जहीर साजिद साहब कह रहे हैं सर एम्प्लॉयर टैक्स ईयर 2021 की लाइबिलिटी में एडजस्ट कर सकता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जहीर साजिद साहब, लॉ जो है ना वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर तो हो सकता है, किसी एक साल के अंदर अगर ज्यादा या कम है तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है अगले पीरियड में। यानी अगर फर्ज करें अभी ये चल रहा है आपका जनवरी, फर्ज करें चल रहा है 2021, अगर आपका दिसंबर 2020 में ज़्यादा टैक्स कट गया है तो जून 2021 से पहले पहले उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी कम कर देंगे आप बाद में। अगर पहले कम है तो बाद में ज़्यादा कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टैक्स ईयर में जो एडजस्टमेंट है ना उसका कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। जी साजिद साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इसको क्लियर कर दें, कोई और आपका सवाल हो, वरना मैं आपके साथ कुछ एक नई चीज़ जी जो अपील है उसके बारे में आपसे शेयरिंग करना चाह रहा हूँ जी। अपील, फर्स्ट अपील जिसे आप कहते हैं ना, फर्स्ट अपील बिफोर द CIR अपील्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 01 2021। ये एक जी बड़ा अच्छा, मैं तो इसको बड़ा अच्छा स्टेप कहूँगा जी जो लिया गया है कि जो पहली अपील जो है अब आपकी वो ऑनलाइन फाइल होगी जी। आपके जितना जो इसका इंफॉर्मेशन है वो आपकी ई पोर्टल के ऊपर उन्होंने एक और उसके अंदर एक अपील का एक जो ब्लॉक है वो बना दिया है, ठीक है। उसमें ठीक है रेक्टिफिकेशन वाला जो ब्लॉक है अपील से रिलेटेड वो रेक्टिफिकेशन वाले में ही डाला है, लेकिन बाकी सारे जो है वो अपील के अंदर है। अब अपील के अंदर डाला क्या क्या उन्होंने, बेसिकली उन्होंने ऑब्वियसली आपका एक चालान जमा होना है, उसके अंदर ग्राउंड्स ऑफ अपील है, उसके अंदर फॉर्म ऑफ अपील है, उसके अंदर जो कॉपीज एंड एक्सेस हैं वो आपने लगाने हैं, उसमें कॉन्डोनेशन की फैसिलिटी भी है। अगर वो देते हैं या नहीं देते अप्लाई करना आपका काम है। उसमें आपका स्टे का है, उसमें रिवीजन का भी है, उसमें आप रिवाइज ग्राउंड्स ऑफ अपील भी दे सकते हैं, ओरिजिनल भी तो देने ही देने हैं। सो जितनी जो डिटेल्स आपने साथ लगानी है वो आप इसके अंदर जो है वो दे सकते हैं। सो तकरीबन सारा कुछ वही है जो मैनुअल में था, लेकिन उसको उन्होंने मशीन के ऊपर जो है शिफ्ट कर दिया। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न गई है, सेल टैक्स रिटर्न गई है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट गई है और ई पोर्टल पे, उसी तरह उन्होंने अपील भी की है। लेकिन इसमें फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि 3-4 महीने और लगेंगे। सेल टैक्स अपील अभी इसमें शामिल नहीं है और इसमें ट्रिब्यूनल की भी अपील अभी उस तरह शामिल नहीं है, वो अपनी जगह पे मैनुअली रहेगा। बहरहाल इसमें फिर नोटिस आपको आएगा, लेकिन हेयरिंग आपकी जो होगी फिलहाल वो फिजिकली ही है। ये कुछ इससे रिलेटेड जो अपडेट्स थे वो आपको देने थे। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। जी बाबर जमान साहब का सवाल आ गया जी, वो कह रहे हैं ये सवाल इन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए बहुत शुक्र गुजार। मेरा सवाल है कि जानवर किस कैटेगरीज में आए हैं, इनकी कोई गेन कैपिटल होगा। बाबर जमान साहब, दूसरा सवाल ये है कि हमारी पर्सन का अगर 2019 में रिफंड बनता है तो क्या 2019 की रिटर्न की बुनियाद पर एम्प्लॉयर हमारी पर्सन का 2020 का टैक्स कम काट सकता है? नहीं, ऐसे नहीं है जी। 19 का 19 में ही रहेगा, उसका 20 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। आपका बाबर जमान शुक्रिया। पहला जो सवाल है ना वो मुझे कुछ अभी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है कि जानवर किस कैटेगरीज में आते हैं, उनका कोई गेन कैलकुलेट होगा? देखें, अगर आप जानवर की सेल परचेज में एंगेज्ड है तो वो तो बिजनेस इनकम है, ज़ाहिर बात है आप प्रॉफिट एंड लॉस फंड बनाएंगे। लेकिन ठीक है, तो अगर आप अपने यूज़ के लिए रख रहे हैं तो फिर आपको जेहन में रखना है कि उसमें जो एनिमल यूज़ फॉर बिजनेस है उसमें आपको उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस शक्ल में कि आप जो फूड उसकी खिलाए पिलाएंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब वो यूजलेस या डेथ होगी उस सूरत में आपको उसकी कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे मिलेगी। ये बाबर जमान साहब आपके सवाल का जवाब है। बाबर जमान साहब आगे कह रहे हैं, इज देयर एनी गेन ऑन इनहेरिटेड एनिमल्स? नहीं, इनहेरिटेड एनिमल्स अगर आपने
अगर तो अब बेचे हैं आपने तो फिर तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के तौर पे कर रहे हैं तो फिर बिजनेस इनकम में चला जाएगा। जी बाबर जमान साहब, अगर आपको जवाब मिल गया तो इसको ओके कर दें जी। फेसबुक पे है जी जहीर साजिद साहब कह रहे हैं, हम हम तो टैक्स ईयर एंड पर सर्टिफिकेट मिलता है, जब रिटर्न फाइल करो तो पता चलता है ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो गया, हमारे लिए क्या एडवाइस हमारे लिए क्या एडवाइस है? देखिए ज़हीर साजिद साहब, बेहतर यह है कि आप उनके साथ टाई अप रखें कि आप बता दें कि आपकी इनकम कितनी है, उसके मुताबिक उनसे कहें जी मेरा टैक्स जो है वो काटे, ताकि जितना बनता हो उतना ही वो काटे। बल्कि आप तो सैलरी अगर कमा रहे हैं तो आप दूसरे जो टैक्सेस आप पेड करते हैं, टेलीफोन पे, बिजली पे भी अब आया हुआ घर की, अगर 75,000 से ज़्यादा पर मंथ बिल हो, प्लस आपका कैश विड्रॉल पे अगर एप्लीकेबल है या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे है, तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो ज़हीर साजिद साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, और अगर ये मिल गया तो इसको ओके कर दें। हाँ जी, इधर बाबर जमान कह रहे हैं थैंक्स ए लॉर्ड। चले जी, आपका शुक्रिया जनाब, आप दुआ कर दें, अल्लाह खैर करे जी। अभी 4-1 मिनट और बाकी हैं जी, आप कोई और सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है जी फर्स्ट अपील के लिए, जो ऑनलाइन अब फाइल होगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर सेल टैक्स भी आएगा, हो सकता है फिर ट्रिब्यूनल और बाकी चीज़ें भी इसी तरह इसमें पेपरलेस जो काम होगा वो बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। कोई क्वेश्चन हो तो मैं वेट कर रहा हूँ जी। हम्म जी, उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर एक बंदा पहले का चालान जमा करा चुका है तो अब 31 दिसंबर से पहले यानी 1 जनवरी से पहले पहले अगर अपील फाइल हुई है तो वो तो मैनुअल में ही रहेगा, और बाद वाला आपको पता है ऑनलाइन की बेसिस पे जाएगा जी जनाब। और उसमें वो ऑर्डर ऑटोमेटिक वहाँ से उठाता है जो आपको सिस्टम में ई पोर्टल पे आया होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑर्डर, आप ज़ाहिर बात है ई पोर्टल पे जब तक नहीं आएगा तब तक उसको आप अपील में वो नहीं कैरी करेगा जी। सैलरीज पर्सन, जी जी ठीक है जी सब, वो मैं समझ रहा हूँ। सैलरीड जो पर्सन है इसका बेनिफिट वो ले सकते हैं जो टैक्सेस उन्होंने अदरवाइज पे किए हों, यहाँ तक की हद तक, या जो एग्जेम्प्ट है, मेडिकल अलाउंस है या एग्जेम्पशन है, वो आप फुली अवेल कर लें जी जनाब। कोई और सवाल हो तो मैं वेट कर रहा हूँ जी। जी ज़हीर साजिद साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह जी, आपका शुक्रिया जनाब, दुआ कर दे जी। आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है जी अपने चैनल का, उसको आपसे फाइनल, अब चूँकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं दोबारा एक दफ़ा उसका लिंक आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। जी ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जी, जैसे मैंने कहा इस पे हमारी बुक्स जो हैं वो अपलोड की हैं, और इसके ऊपर जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो लाहौर टैक्स बार में, फैसलाबाद टैक्स बार में, गुजरांवाला टैक्स बार में, आपके मुल्तान टैक्स बार में, साहिवाल में, सरगोधे में टैक्स बार में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ, फिर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ, फिर जीसी यूनिवर्सिटी के साथ, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ, फिर उसके बाद यूएमटी के साथ, फिर आपका आईसीएमएपी के साथ, और फिर आई कैप के साथ, जितने हमारे जो सेमिनार्स हैं, कोशिश की जहाँ जहाँ हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या जो जो आया है वो सब हमने अपलोड किया हुआ है। मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा जी। मज़ीद एक और सवाल आ गया है, वो कह रहे हैं सर मेरी फर्म ने, my firm is AOP and total income derived is from commission, ठीक है, and brokerage and received notice under section 147, please guide me what I have to do। देखिए आपको ये चेक करना जी कि अगर तो आप जो कमीशन रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली मिनिमम टैक्स रिजीम में चला गया, अगर वो मिनिमम टैक्स रिजीम में है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, और अगर आपका टैक्स कटता है कमीशन के ऊपर तो वो वाला टैक्स 12 या जो भी परसेंट उस पर एप्लीकेबल है, 10, 12, 8 जो भी एप्लीकेबल है वो चेक कर ले, वो वाला टैक्स या प्रॉफिट एंड लॉस का टैक्स जो ज़्यादा होगा उसकी 4 किस्सें आप करके उनको जमा कराएंगे जी जनाब। तो ये अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। इधर भी अब टाइम पूरा हो गया जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपके साथ किसी और सेशन में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अभी
जो है 1 घंटे का कंप्लीट सेशन करते हैं जी, कोशिश करते होते हैं कि 1 घंटे तक इसको ले जाए। अगर कोई सवाल है लास्ट मंथ तो वो कर लें जी। मुझे उम्मीद है जी आपको जवाब मिल गया होगा और मज़ीद भी आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।